जरूर देख रहे हैं। अब रेलवे एलपी हो या टेक्नीशियन हो या आरपीएफ हो, सभी का एग्जाम डेट दे दिया गया है। यदि देखें एलपी और टेक्नीशियन को बात करें तो इसमें अब मात्र 45 दिन है। कुछ दिन पूजा वगैरह छाट देंगे तो 45 दिन बचा हुआ है। क्योंकि अंतिम जो रणनीति होना चाहिए एक तरीका से, जो 45 दिन का क्या रणनीति होना चाहिए, कैसे आप अभी भी यदि चाह के एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि पहले वाला एलपी है या पहले वाला टेक्नीशियन है तो अब पहले वाला नहीं है। इस बार बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ सीएस सर हैं, बहुत अच्छा बेहतरीन रेलवे में काम कर रहे हैं, रेलवे में बहुत अच्छा पहले से पढ़ाए हुए हैं, कई सारे बच्चे सर का सिलेक्शन किए हुए हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। धन्यवाद अभिषेक जी। 45 दिन मात्र है। एक कुशल शिक्षक होने के नाते, एक बहुत सारे विद्यार्थी लोगों को सफल कराने के नाते, क्योंकि आप कई बार देख रहे हैं कि विद्यार्थी कहां कहां मिसमाइंड कर देते हैं, कहां कहां कंफ्यूजन कर लेते हैं, अंतिम समय में कहां गलती करते हैं। क्या करना चाहिए इस समय से यदि विद्यार्थी आपका वीडियो देखें तो क्या करें? देखिए, कुल मिलाकर के अगर माना जाए तो लगभग 45 दिन का समय एग्जाम की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मिला है। और मैं समझता हूं कि कैसा भी विद्यार्थी हो, ये जो 45 दिन का समय है, अगर इसमें बच्चा सही से प्लान कर ले तो निश्चित रूप से वो रिजल्ट दे सकता है। अगर इस 45 दिनों में आप 2, 3 या 5 दिन को, हालांकि हम कहेंगे कि एक भी दिन ना छाटे, क्योंकि अभी से एक एक दिन जरूरी है, लेकिन फिर भी पारिवारिक और सामाजिक माहौल ऐसा बनता है इस समय, इस त्योहार के समय में, कि निश्चित रूप से 2-3 दिन चला ही जाएगा। तो फिर भी अगर माना जाए 40 दिन ही का ही अगर समय लिया जाए, बच्चा परफेक्ट तरीके से और परफेक्ट गाइडलाइन में अगर तैयारी करे ना, तो निश्चित रूप से उसका एग्जाम में रिजल्ट हो सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 19 में तैयारी किए, किसी कारण से उनका रिजल्ट नहीं हुआ। बहुत सारे इसमें भी बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करते होंगे, अपने रूम पर बैठकर पढ़ते होंगे या कहीं ऑनलाइन कोचिंग क्लास कर लिए होंगे। अब ऑफलाइन बहुत कम विद्यार्थी जाते हैं या ऑफलाइन भी कर रहे हैं। सभी को एक क्या आप बताइएगा कैसे पढ़ना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का किस पर विशेष फोकस करें ताकि CBT 1 पहले निकल जाए, मेंस की टारगेट नहीं, पहले CBT 1। देखिए, सबसे पहला है कि आप 7 घंटा जरूर सोइए। पढ़ना कितने घंटा है और कितना देर पढ़ना है, ये तो बात का चीज है। सबसे पहले हर विद्यार्थी को कम से कम मिनिमम 6 घंटा और मैक्सिमम 7 घंटा जरूर सोना चाहिए। पहले हम सोने पर ही फोकस करते हैं, पढ़ने पर बाद में फोकस करते हैं। क्योंकि विद्यार्थी अक्सर ये सोचता है ना कि अगर हम कम पढ़ेंगे, कम सोएंगे तो ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम पर्याप्त नींद लेंगे तो हमारा दिमाग रिफ्रेश होगा। नंबर 1 बात। दूसरा, आजकल बच्चे वीडियोस के पीछे पागल हुए हैं, चाहे किसी भी टीचर्स का हो, और वो वर दिन वीडियो देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा उन विद्यार्थियों के लिए सलाह है जो कि सिर्फ दूसरों पर आश्रित होकर पढ़ रहे हैं, कम से कम अभी से खुद का पढ़ाई, सेल्फ स्टडी, मतलब कॉपी कलम वाली पढ़ाई, खुद से पढ़ाई लगभग 6 घंटा जरूर करें। बाकी आप 6 घंटा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास एक बेहतर आपके सिलेक्शन के लिए प्लान है, उनसे ही आपको कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से एक सही गाइडलाइन ही बच्चों को सफल इस समय में बनाएगी। सर, क्या आप इस बार कर रहे हैं, अभी जो 45 दिन बचा हुआ है, इसमें विद्यार्थी के लिए आप क्या लाए हैं? देखिए, हम एक प्लान लेकर के आए हैं बच्चों का और बच्चों के लिए, और ये 45 दिनों का प्लान है जिसमें कि एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि देखिए रेलवे की एग्जाम को अगर क्रैक करना है, रेलवे के एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो सबसे पहले रेलवे के जो एग्जाम सेटर्स हैं उनके ब्रेन को पढ़ना होगा। और उनका ब्रेन बिल्कुल कहता है कि भाई हम एनसीईआरटी के दाएं बाएं नहीं भागेंगे। एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से पर्याप्त नहीं बनेगा। उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर आधारित ढेरों सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना होगा। हम लोगों ने भी एक जस्ट बैच लाया है और ये बैच हमारी कल से ही स्टार्ट हो रही है। इस बैच में 35 दिन का एक मास्टर प्लान तैयार है और कल हम इस मास्टर प्लान को अपने बच्चों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे कौन सा दिन कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन से चैप्टर का किस दिन ऑब्जेक्टिव का तैयारी होगा और मैंने प्रैक्टिस होगा, और उनको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग डीपीपी प्रोवाइड करेंगे। मतलब पहले उसका सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। हाँ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट और उसके बाद ही क्वेश्चन करें। बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भूल ना करें। और याद रखिए, एग्जाम में सिलेक्शन का एक बहुत सिंपल रूल है कि आपको किसी क्वेश्चन का सिर्फ सही आंसर नहीं मालूम होना चाहिए, उसके 3 गलत होने का कारण भी मालूम होना चाहिए। इसी को कॉन्सेप्ट कहा जाता है।
आजकल अक्सर देखा जाता है कि बच्चा सही आंसर खोजता है, लेकिन हाँ नहीं, हमारा कहना है कि बच्चे 3 गलत खोजें और तब एक सही बताएं। सर उन विद्यार्थी को क्या कहिएगा जो सेल्फ स्टडी रूम पर कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? नहीं, बच्चों को बिल्कुल अभी रूम में ही बैठ करके पढ़ना चाहिए और अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करना चाहिए। जरूरत हो जहां पर जिस टीचर से गाइड लेने का, ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से, अभी संकोच भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सेल्फ स्टडी जरूरी है। वो बच्चे भी एक मास्टर प्लान तैयार करें और कम से कम 12 से 14 घंटा का टाइम अभी पढ़ाई पर लगा दें। सर साइंस को लेकर यदि आप प्राथमिकता देखा जाए, साइंस में तो बहुत सारा चीज छोड़ने वाला नहीं होता है, फिर भी आप एक शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, साइंस में क्या क्या बताइएगा अगर कोई विद्यार्थी अभी पढ़ना चाहे? विशेष फोकस किस चैप्टर पर करें? फिजिक्स की बात करें। देखिए, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, यही बच्चों के मन का कंफ्यूजन भी है कि हम किस पर फोकस करें। मेरा ये मानना है अभिषेक जी कि रेलवे के एग्जाम में जो साइंस है वो साइंस है, वो फिजिक्स नहीं है। CBT 1 में साइंस है और एग्जामिनर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को बराबर वैल्यू देता है। लेकिन यहां पर कुछ लोग बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। जो कम अनुभवी टीचर है या जो एक तरफा मार्केट बनाना चाह रहे हैं, उनका कहना है कि खूब फिजिक्स पढ़ो। नहीं, अगर आपको CBT 1 क्रैक करना है तो आपको बायोलॉजी भी उतना ही पढ़ना है जितना केमिस्ट्री पढ़ना है और उतना ही फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन में इनका रेशियो 7-7-6 का होगा। इसीलिए सिर्फ फिजिक्स पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, बायो भी पढ़ना पड़ेगा। CBT 2 के लिए रणनीति अलग होती है, CBT 1 की रणनीति अलग होती है। इसमें आपको साइंस को फोकस करना है। और रेलवे के एग्जाम की एक खासियत है, याद रखिएगा, आप उसके 2018-2022 का सारा क्वेश्चन देखिए। फिजिक्स में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल निश्चित रूप से रहेगा, ग्रेविटेशन से, वर्क एनर्जी पावर से निश्चित रूप से, मोशन से न्यूमेरिकल निश्चित रहेगा। इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को बनाए। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसको पढ़िए। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, प्रजनन वाला चैप्टर से, उसको देखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बायोलॉजी में सेल, टिश्यू वाले चैप्टर्स पर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। केमिस्ट्री में हम बता रहे हैं कि सबसे पहले रासायनिक प्रतिक्रिया वाली एक चैप्टर है, उससे क्वेश्चन निश्चित रूप से, हाँ, केमिकल रिएक्शन। फिर एसिड बेस वाली चैप्टर है, उससे क्वेश्चन है। मेटल, नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज यानी क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, उससे क्वेश्चन है, उस पर फोकस करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर फोकस करें, कार्बन पर, खासकर कार्बन की केमिस्ट्री पर भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। नोमेनक्लेचर उनको आना चाहिए, मतलब कि हर एक बिंदु जो क्लास 10th के साइंस में है उनमें ये जो हमने अभी आपको प्रमुखता से बताया है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, परमाणु संरचना से, पीरियोडिक टेबल जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे हर बार क्वेश्चन आया है, इस बार भी आएगा, उस पर भी फोकस करना। कितना न्यूमेरिकल रह सकता है साइंस में? देखिए, न्यूमेरिकल नहीं, CBT 1 में न्यूमेरिकल की संख्या कम होगी। फिजिक्स में मैक्सिमम टू मैक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लें तो अधिक से अधिक 3 से 4 न्यूमेरिकल, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए बच्चों को बायोलॉजी पर फिगर बेस्ड क्वेश्चन। हाँ अभिषेक जी, अभी सबसे जो महत्वपूर्ण बात, आपने न्यूमेरिकल का बताया, हमने आपको 3-4 बताया, रिएक्शन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आपको क्रैक करना है, मतलब कि, और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ही रिजल्ट डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है। 2019 से परिवर्तन किया गया, बहुत सारा बदलाव किया गया। 19 के बाद ये पहला एग्जाम होगा। सर इसमें अगर विद्यार्थी पहला अपना जैसे पहली बार दे रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 6 साल बाद देंगे, उनका थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि कैसे करें, जो कहीं नहीं पढ़े हैं या कहीं पढ़ भी रहे हैं तो प्रीवियस जब उलटते हैं तो उनको ज्यादा समझ में नहीं आता है, पुराना प्रीवियस देखिए तो उसका अलग पैटर्न है, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, पुराने प्रीवियस पर केवल आश्रित होना गलत होगा। आपको अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। सिलेक्शन का कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40+ आप मान करके चल सकते हैं, लेकिन कम से कम आप टारगेट सेट करिए 50+ का। ठीक है, अधिक से अधिक, मेरा फिर से एक बार का नाम है, बच्चों को स्ट्रेस देकर कह रहे हैं कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा संबंधित, क्योंकि ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन देखिएगा, उसमें 25 में लगभग 15-17 क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन छोड़ करके, क्योंकि मार्केट में अधिकांश लोग इसी पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन बच्चा, अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हो तो आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनाइए। तो जो भी व्यूअर देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, यदि आपके मन में इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको भी मैं शामिल करूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। कोई सलाह देना है या कुछ जानकारी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सब समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक।